तो चलिए अभी मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था प्रीवियस वाली क्लास में। तो कुछ लोगों का आंसर सही आया था, कुछ लोगों से नहीं बना था। तो चलिए पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखो, आपको ये गिवन था, आपको क्या कर सकते थे आप यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो आप कैसे कर सकते हो। एक्स स्क्वायर 4x को मैं यहाँ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और यहाँ पर देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, 6x और -4x हो जाएगा। उसी तरीके से आपका एज इट इज यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 4y, यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y और +5 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है सभी को। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x से 4x जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, +4y हो जाएगा, अब +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर चीज समझने की बात है। अब आपको यहाँ पर देख के समझ आ रहा होगा कुछ ना कुछ कि ये स्क्वायर किसी ना किसी का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर y स्क्वायर है। और आपको चाहिए क्या वैल्यू, 4x माइनस 3y चाहिए। यानी यहाँ पर आपको x और y का पर्टिकुलर एक कोई वैल्यू चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ कि न किसी का स्क्वायर बन सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस 5 के मदद से मैं दोनों को स्क्वायर बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि यहीं से देख के पता चल गया कि ये आपका कुछ ना कुछ ब्रेक हो सकता है। 2x प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y, और यहाँ पर एक अगर मैंने 1 यहाँ लिखा तो यहाँ पर प्लस कितना बच जाएगा, केवल 4 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर। क्योंकि यहां से आपको पता चलना चाहिए था कि 2x है, यानी 2 तो फॉर्मूला में होता ही है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2 तो आपका था ही होगा। x आपका x से आ जाएगा, यानी यहाँ पर जरूर 1 होगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 4y देख के पता चला कि 2 इंटू 2y, तो 2 का मतलब 4, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिए। अब आपको पता चल गया, यानी ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप समझ जाओगे तो इतना करने का जरूरत नहीं है। यानी आपको यहाँ से x और y का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। यानी आपका क्या हो जाएगा, -4x, -4 मतलब था तो आपका -4 हो जाएगा, और यहाँ पर -3y, y का वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा आंसर 2। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसको ट्राई करो जल्दी से। ये भी एक छोटा सा अलजेब्रा क्वेश्चन है। यहां पर आपको ये गिवन है और इसका मान आपको बताना है। ट्राई करो, ये भी सिंपल सा, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से बनेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चन में, तो ये एक्स वाई ये आपका दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो अगर मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी एक्स प्लस वाई, और इस वाले एक्स वाई को प्रोडक्ट को मैं नीचे ले आ रहा हूं, यानी एक्स वाई हो जाएगा। अब बताओ यहां पर अगर मैं सिंपली दोनों जगह क्यूबिक कर दूंगा तो ये मुझे आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर दोनों जगह बोथ साइड में क्यूबिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। और फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं, 1/xy हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर भी उसी तरीके से एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब। अब आपका एक्स वाई कट गया। अब देखो यहाँ पर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा एक्स क्यूब, और उसी तरीके से वाई क्यूब भी माइनस में हो जाएगा। तो यानी आपका घुमा फिरा के आपसे यही इतना का ही वैल्यू पूछा था, जो कि 3 के बराबर होगा। यानी इसका सिंपली सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसको ट्राई करो जल्दी से। तो आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चूंकि आप लोग जानते हो मैं सारे आपके जितने भी वीडियो देता हूँ वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, जैसे आप अपना समय बचा सकते हो। यहाँ पर क्या बोला, ए तथा बी का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाएगा। इसमें सी तथा ए का औसत आयु 21 वर्ष है, तदनुसार ए बी सी का आयु का क्रमश कितनी होगी। तो जैसे भी आप लोग जल्दी ट्राई कर सकते हो, ए और बी का औसत आयु 20 है। बात समझना, देखो आप समझ के भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार आप पेन चलाओगे। चीजें अगर आपको समझ आता है तो आप जल्दी से बना लो, वरना थोड़ा सा पेन चला लो। अगर आप शुरुआती दौर पर हो या फिर प्रैक्टिस आपका अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो हल्का बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ पर सिंपली जैसे कि बोला गया था ए और बी का औसत आयु 20 है, तो ये तो समझ आ रहा है ना आपके दिमाग में कि ए प्लस बी कहीं ना कहीं 40 होगा, दोनों का सम। क्योंकि औसत अगर 20 है तो दोनों का सम कितना होगा, 40 होगा। उसी तरीका बोल रहा है कि ए को जब सी से रिप्लेस करते हैं
यानी सी प्लस बी, तब आपका औसत घट के क्या हो गया 19 हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ 38 रहा होगा उन लोगों का सम सी प्लस बी का। फिर क्या बोला है, इसमें सी तथा ए का औसत आयु 21 वर्ष है। यानी फिर से देखो सी प्लस ए का औसत आयु 21 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 42 हो गया। आपसे ए बी सी का तीनों का आयु पूछा था। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ए प्लस बी 40 है और बी प्लस सी 38 है। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है, ए और सी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि उसको रिप्लेस करने से 2 का आपका कमी आ रही है। ठीक है, क्योंकि औसत में 1 का कमी आ रहा है, तो मतलब 2 का कमी आ रहा है उन लोगों के डिफरेंस में। ये चीज समझना था आपको क्वेश्चन देखते साथ। बस अब आपको पता है ए प्लस सी अगर 42 है और ए माइनस सी अगर 2 है, तो इसका मतलब ए का कितना होगा 22 होगा और सी का कितना होगा 20 होगा, क्योंकि 42 प्लस 2 44, 44 का आधा करोगे तो 22 हो जाएगा, जो कि ए का वैल्यू होगा, क्योंकि ए आपका बड़ा है सी से 2 साल का। तो बस अब ए सी का वैल्यू निकल गया, तो आप यहाँ पर सिंपली बी का भी बता सकते हो। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 22, बी 18 और सी 20। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलो इसको जल्दी से ट्राई कर लो आप लोग। यहाँ पर बोला एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराए, उसके बाद उसका औसत 24 हो गया, तब अंतिम मैच खेलने से पहले तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी बताओ। तो जल्दी से आप लोग ट्राई कर सकते हो। एक आपका क्रिकेटर में बॉलर लोगों का एवरेज से क्वेश्चन बनता है, एक या फिर आपका बैट्समैन से क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पता होगा। तो यहाँ पर बॉलर है, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी बॉलर का हम लोग औसत कैसे निकालते हैं। मान लो सपोज दैट कोई भी बॉलर जितना भी रन देता है, एक्स रन देता है और वाई विकेट लेता है, तो इसका औसत क्या होगा एक्स बाई वाई होगा। जितना रन उसके द्वारा दिया गया है और जितने विकेट लिए गए हैं उसके द्वारा, उसी का बॉलर का औसत होता है। बात समझे, क्लियर। और अगर बैट्समैन का अगर एवरेज की बात करोगे तो उसमें वो डिपेंड करता है कि वो कितना मैच खेला है, जितना रन बनाएगा और वो जितना मैच खेल के बनाया, वो होता है बैट्समैन का औसत। उस तरीके से क्लियर क्लियर। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की अगर हम ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर सिंपली क्या बोला था, आपसे पूछा गया है कि उस बॉलर का द्वारा कितना विकेट लिया गया था पहले के समय में, मतलब पहले में जितने भी इनिंग में मतलब विकेट लिया गया था उसका पूछा गया था। तो आप सिंपली अभी मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि 24.85 रन प्रति विकेट था, तो टोटल अगर मैं मान लेता हूं कि उसका वो पहले एक्स विकेट लिया था, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 24.85 इंटू एक्स हो जाएगा। इतना रन दिया होगा, क्योंकि एक्स विकेट लिया है तो ये आपका इसका औसत है, तो टोटल रन इतना ही दिया होगा। प्लस नेक्स्ट मैच में 52 रन दिया एक्स्ट्रा, यानी 52 रन और जोड़ दो। अब इसी का अगर हम लोग औसत निकालेंगे, तो अभी तो मैंने बताया टोटल रन और डिवाइडेड बाय जितना विकेट लिया था। तो हम लोगों ने कितना विकेट माना था, पहले का एक्स विकेट और बाद में 5 विकेट और लिया, यानी एक्स प्लस 5 नीचे हो जाएगा, और इसी का औसत कितना हो गया था 24 हो गया। तो बस ये 24 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ तो और है नहीं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली देखोगे तो देखो ये 24 और ये वहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 24x है, और यहाँ पर क्या है 24.85x है। यानी अगर इसको लेस करेंगे तो केवल क्या बचेगा 0.85x बचेगा। उसी तरीके से 24 पचे 120 और 120 में से आपका 52 जाएगा, 120 में से 52 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 48 और 20 68 हो जाएगा, यानी ये 68 आ गया। अब आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं दोनों जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर केवल 68 और डबल जीरो लग जाएगा और नीचे 85 आ जाएगा। 17 से काट सकते हो 5 बार में, 17 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे ये 20 बार में कट जाएगा, क्योंकि 20 पचे 100 होता है, 20 गुना 4 40। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि टोटल विकेट आपसे पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना जो स्टेप आप करोगे वही सभी लोग करते हैं। बात बाकी कोई आपसे आगे तभी जा पाता है जब उसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है, और इस तरीके से आपके कुछ भी पूछा जा सकता है, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, कुछ भी। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर फॉर्मूला की बात करूँ तो BC बाई ए हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं फोर्थ प्रोपोर्शनल कोई एक्स मान लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 27/45 का रेशियो 63 बाई एक्स का रेशियो बराबर होगा। यानी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 9 से काटोगे 3 बार में, तो 9 से यहाँ पर कटेगा 7 बार में, और कुछ कट रहा तो काट दो, या 15 बार में कट रहा है, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 15 7 105। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड।
एक क्वेश्चन इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोला है, 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 1200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से 50% ज्यादा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर लो। यहाँ पर भी हल्का से क्वेश्चन में केवल घुमाया गया है। यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है कि 8% का रेट से 3 साल के लिए कोई प्रिंसिपल पर साधारण ब्याज लगाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई प्रिंसिपल होगा, 8% के रेट से 3 साल के लिए साधारण ब्याज मिल रहा है। अब जो साधारण ब्याज जो मिल रहा है ना, उसके बारे क्या बोला है कि वो साधारण ब्याज 50% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो कोई प्रिंसिपल 1200 रुपए में 2 साल के लिए 10% से जब चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग काउंट करते हैं तो उसका 50% ज्यादा है। तो बस आपसे वही पूछा रहा है कि बताओ इस प्रिंसिपल का वैल्यू क्या होगा। तो बस अब आपको पता है कि अगर 1200 रुपये अगर प्रिंसिपल है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको काउंट करना है 10% का रेट से 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए नेट इफेक्टिव परसेंट रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाता है, 21% हो जाता है। यानी 1200 का 21% आप निकाल सकते हो सिंपली। तो डबल जीरो कैंसिल, यानी 12 गुना 21, यानी 12 एकम 12 और 12 दो 24 और 25, यानी 252 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका 50% ज्यादा है, मतलब समझ गए। यानी इसका 50% कितना हो जाएगा, 126, यानी 6 2 8 5 2 7 और 2 1 3, यानी 378 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा था 8% से 3 साल के लिए। तो बस प्रिंसिपल निकाल लो। अब आपको पता है 8% से 3 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 24%। यानी यही 24% का वैल्यू आपको दे रखा था 378। तो आप यहाँ से 100% का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, मैं इसको हटाता हूँ। 378 याद रखिएगा, यानी 24% का वैल्यू हो गया 378। तो आपका 1% का वैल्यू इतना हो गया, 100% का केवल आपको वैल्यू निकालना है। तो किससे काट सकते हो, 6 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 6 6 कम 36 और 1 3 63 हो गया, 4 से काटोगे 25 बार में, यानी 25 गुना 3 75, 5 और 7 25 6 150 और 57, यानी 1575। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया था, 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उस वृत्त की जीवा जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसका लंबाई कितनी है। चलो ट्राई करो। तो सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन में, पहले गिवन क्या था वो समझो। ये कोई सर्कल हो गया, 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, यानी कोई कॉर्ड है। सेंटर से दूरी आपको दे रखा था, ये आपको दे रखा था, कितना दे रखा था, 5 सेंटीमीटर का दूरी दे रखा था। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ, अगर 5 सेंटीमीटर का दूरी है सेंटर से कॉर्ड का, और आपका कॉर्ड का लंबाई 24 है, तो आप जानते हो सेंटर से आप कॉर्ड पर डालोगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, यानी परपेंडिकुलर मतलब आधा आधा कॉर्ड को डिवाइड करेगा। यानी आप कह सकते हो ये क्या होगा, 12 हो जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आप उस सर्कल का रेडियस निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, आसानी से निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। यानी ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो, यानी आपको सर्कल का रेडियस पता चल गया 13 होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अब बताओ, अब आपको बताना है उस कॉर्ड का लंबाई जो सर्कल के सेंटर से 12 सेंटीमीटर दूर पर है। यानी अब आप समझ चुके हो, यानी अब आपको जो कॉर्ड का लंबाई बताना है, मतलब कॉर्ड का लंबाई बताना है जो कि सेंटर से आपका कितने मीटर दूर पर है, 12 मीटर दूरी पर है। और आपको पता है कि मेरा उस सर्कल का रेडियस क्या है, 13 है, यानी ये हो गया 13 हो गया। तो इस कॉर्ड का बताना था। तो बस अब उसी तरीका से बस पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ भी बना सकते हो। यानी अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नीचे का 5 हो जाएगा। तो आधा कॉर्ड 5, तो पूरा क्या हो जाएगा 5 × 10, यानी 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड होगा, यानी जीवा होगा 10 सेंटीमीटर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो एक इसको ट्राई कर सकते हो, छोटा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और मैं बार बार आपके सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोगों के मन में जो भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन डर होता है वो आपका दूर हो। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अलजेब्रा से क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं बनेंगे आपके रेलवे एग्जाम में। तो बस जो बेसिक सब क्वेश्चन होते हैं एटलीस्ट उसका ट्राई करो, बाद बाकी काफ़ी होगा। यहाँ पर आपसे x² + 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको दे क्या रखा है, ये दे रखा है। अगर मैं पहला बार अगर इसको स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x + 1/x। चूंकि आपको पता है 2ab होता है, तो ab तो कट जाएगा, यानी केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पर +2 = 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27। ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, 27 में से 2 जाएगा 25। बोलो क्लियर है।
यानी आपको घुमा फिरा के पता चल गया x प्लस 1/x का वैल्यू 25 है। अब आप स्क्वायर में डायरेक्ट जा सकते हो, यानी 25 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, यानी 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 2 कर देंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अलजेब्रा वाली मेरी वीडियो देख लेना, जहाँ पर मैंने सारे जितने भी क्वेश्चन बने रेलवे एग्जाम में वो मैंने दिखा रखा है। टीसीएस वाली करके सीरीज मैंने बनाया था सारे चैप्टर का, आप लोग जरूर से देखो, सारे आपके काम की चीज है। इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला यदि एक समकोणीय शंकु का वक्रीय सतह का क्षेत्रफल 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रियाक ऊंचाई यानी आपका स्लैंट हाइट 35 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, बताओ। सबसे पहले तो आपको पता होगा कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल मतलब समझ रहे हो, पाई आर एल ये चीज आपको दे रखा है 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में आपको स्लैंट हाइट भी दे रखा है, यानी ये एल का वैल्यू भी दे रखा है। तो यहां से तो आप पाई आर निकाल सकते हो 9240 और डिवाइडेड बाय 35। बोलो क्लियर है। अब मेरी बात को समझना, देखो बनाना आप बना लोगे वो जरूरी नहीं है, आप चीज समझो कि आप कैसे और जल्दी भी बना सकते थे। क्योंकि आपको मैं बार बार बताता हूं कि देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन में आप हमेशा थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको भी पता होगा आपसे पूछा क्या गया था, आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। यानी फॉर्मूला का अगर अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले कर्व सरफेस एरिया और नीचे का बेस का मतलब एरिया। तो क्या हो जाता है मेरा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर आप सिंपली अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई कॉमन ले लोगे दोनों से, आर को भी आप कॉमन ले लोगे, यानी एल प्लस आर। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको पता है ना पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। 22/7 होता है कि नहीं होता है। अब आप ये भी जानते हो कि ये 22 है, 22 मतलब क्या होता है, ये 11 का मल्टीपल है। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते थे डायरेक्ट कि देखो ये अगर प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब कोई जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। यानी अब आप चेक कर सकते हो जो भी नंबर 11 से डिवाइड हो जाए वही मेरा टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, होगा। तो बस अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि ये तीनों 11 का डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका 11 से डिविजिबल हो रहा। तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर कोई दो ऑप्शन मिल जाए तब फिर आप थोड़ा सा बना के देख लेना, बनाने तो आपको आता है, मगर इतना कुछ करने से आप यहाँ पर पहले पाई आर का वैल्यू निकालोगे, फिर पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू निकालोगे, तब जाके आप इतना दूर तक पहुंचोगे। तो इससे पहले कि आप एक बार ये चीज भी जरूर से करके देखना। और मुझे पता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आराम से आपके ऑप्शन कटने लायक तक के ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सब तरीका आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करो। यहाँ पर बोला एक त्रिभुज पी क्यू आर में डी और ई क्रमश पी क्यू पी आर पर बिंदु है, डी ई क्यू आर के समांतर है। यदि डी पी क्यू को 4 और 3 में विभाजित करता है और ई आर 9 सेंटीमीटर है, तो पी आर की लंबाई बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले ये आपका एक ट्रायंगल बन गया जो कि आपको दे रखा था पी क्यू आर। आगे बोला है डी और ई जो कि पी क्यू और पी आर पर आपका लाई करता है, यानी ये हो गया डी, ये हो गया ई। आगे क्या बोला था, डी क्यू आर का समांतर यानी पैरेलल है, ठीक है, ये आपका पैरेलल हो गया इसके साथ। फिर क्या बोला था कि यदि डी पी क्यू को 4 और 3 में विभाजित करता है, यानी ये आपका जो डी है वो आपका पी क्यू को 4 और 3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, यानी ये अगर 4 है तो ये क्या होगा, 3 होगा। समझ गए मेरी बात को। आगे क्या बोला, ई आर 9 सेंटीमीटर है, यानी ये आपका 9 सेंटीमीटर ये भी आपको दे रखा है, तो पी आर का लंबाई पूछ रहा है, यानी ये पी आर पूछ रहा है। तो आप जानते हो थेल्स थ्योरम में, ये मैंने प्रीवियस वाले क्लास में भी बताया था, डायरेक्ट आप जानते हो क्या होता है मेरा पी डी बाई डी क्यू इक्वल टू क्या होता है पी ई, ठीक है। ई पी में लिखूँ या फिर पी ई लिखूँ, बात घुमा फिर वही है, और यह ई आर। तो ये आप जानते हो थेल्स थ्योरम से, यानी पी डी बाई डी क्यू यानी क्या हो जाएगा 4/3, यानी 4/3, और यहाँ पर x मानते हो अगर ये पीई को, तो क्या हो जाएगा 4/3 इक्वल टू x/9, यानी 3 से काटोगे 3, यानी 4 3 12, यानी ये निकल के आ गया 12। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि देखो जो दोनों साइड होगा, अगर ये 4 और 3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये भी साइड 4 और 3 के रेशियो में ही डिवाइड होगा। तो 3 का मतलब 9 है, तो यानी ये 3 गुना है, तो ये भी आपका 3 गुना ही होता। ये आप ऐसे भी कर सकते थे, ये तो मैंने तरीका बता दी कि हुआ कैसे, बात समझ गए। तो बस दोनों का, क्योंकि दोनों का रेशियो इक्वल होता है तो ये चीज आप ऐसे भी समझ सकते थे।
तो बस आपसे पूछा था पी आर का लंबाई, यानी ये 12 और ये 9, 21, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसको एक क्वेश्चन आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई में भी पूछे गए थे, ग्रुप डी में भी पूछे गए थे। आपसे केवल पूछा गया कि ये किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है, अगर आप मैं इसको रेशनलाइज कर दूं ऊपर नीचे सेक ए माइनस 10a से, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक ए माइनस 10a हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप जानते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यानी ये सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 10 है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसको ट्राई कर सकते हो। दुकानदार चिन्हित मूल्य पर एक वस्तु बेचता है जिसे वह 28.57% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह चिन्हित मूल्य को 5% के छूट पर प्रदान करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताओ। अब इसको भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 28.57%। अब ये जो परसेंट है वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, 25%, 30%, 40%, 50%, 75%, ये सब तो बहुत आसानी से आप जानते हो। ये क्या है, 28.57%। ये आपको पता है 14.28 यानी 14.28%। ये क्या होता है, किस फ्रैक्शन वैल्यू के बराबर होता है, 1/7 के बराबर होता है। तो देखो ना, ये इसी का तो डबल है, 28 और 56, बात समझ रहे हो, ये इसी का डबल यानी 2/7 फ्रैक्शन वैल्यू का ये बराबर है। बात समझ रहे हो, मैंने परसेंटेज में बताया था कि आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद करके रखते हो तो कोई आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। वरना अगर थोड़े छोटे मोटे अगर आपको कोई भी दे दिया जाए, फिर वहां पर आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। बात समझ रहे हो, तो बस यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गया कि ये 2/7 के बराबर है, 28.57% का वैल्यू। तो बस मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर, यही चीज पता करना था। यानी कितने का हो रहा है, उसको बेचने पर 28.57% का लाभ प्राप्त होता है, यानी 2/7 का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। अब आप समझ सकते हो, यानी 7 रुपए में 2 का लाभ हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ 7 रुपए का चीज 9 में बेचा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मार्क प्राइस पे ही रख के बेचा है। आगे क्या बोलता है, अगर यदि वो चिन्हित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट दे दे। अब 5% का डिस्काउंट दे दे, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि वो 5% लॉस पर बेच रहा है। तो घुमा फिरा के बात वही होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी 20 में 1 का डिस्काउंट दिया हो, या फिर 20 का सामान 1 रुपए लॉस में बेच रहा है। घुमा फिरा के चीज तो वही हुआ ना कि 20 का सामान 19 में बिक रहा है। तो बस अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो, यानी आपका ओवरऑल क्या हो गया, 20 गुना 7 140, यानी 140 रुपए का सामान कितने में बेचा गया, 19 गुना 9 यानी 171, यानी 140 रुपए का सामान को 171 रुपए में बेचा गया है। यानी प्रॉफिट आपको यहाँ पर कितने रुपए का हो रहा है, 31 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में से, 140 में से। तो आप इसको बना सकते हो, यानी 0 से 0 हो गया, 5 से 2 से काटोगे तो 5 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, यानी 31 गुना 5 यानी 155/7% का प्रॉफिट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बोला एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी पर से रोका। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। चोर की गति को 9 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति को 11 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। पुलिसकर्मी के द्वारा ले जाने से पहले चोर कितने दूर तक चला होगा। यानी सपोज दैट आप समझ चुके हो, यानी मान लो ये सपोज दैट ये पुलिस है और ये चोर है, ठीक है, थेफ्ट। 300 मीटर की दूरी पर वो उसको देख लिया। अब वो दौड़ फिर से, जब जैसे देखा तो पुलिस, जाहिर सी बात है, जब से जैसे चोर को देखेगा तो वो भागेगा ना चोर को पकड़ने के लिए। तो ये भी भागा, चोर भी भागा। मगर क्या होता है, बाद में जाहिर सी बात है, जब चोर जितना भी भाग ले पुलिस तो पकड़ ही लेगा उसको। कहीं पर मान लो इस जगह पर उसको पकड़ लिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जहां पर उसको पकड़ा है, तो बस यहां से लेकर जहां से उसको देखा था, वो वहां से लेकर वहां तक के बीच में कितने मीटर का दूरी तय किया, यही आपसे केवल पूछना चाह रहा है। और दोनों का आपको स्पीड दे रखा है। अब आप जानते हो, अगर पुलिस चोर को पकड़ ले रहा है तो इसका मतलब चोर से स्पीड ज्यादा आप दौड़ रहा होगा पुलिस, तभी तो पकड़ पाएगा। अगर उसका स्पीड कम रहेगा तो कैसे पकड़ पाएगा। तो बस अब आप बना सकते हो रिलेटिव स्पीड, आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, दोनों सेम डायरेक्शन पे दौड़ रहा है तो स्पीड क्या रहेगा, 11 - 9 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि आप जानते हो सारा कुछ मेरा मीटर सेकंड में काम चल रहा है, तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना कर लेते हैं। ये हो गया स्पीड। डिस्टेंस कितना था, 300 मीटर का डिस्टेंस था उन लोगों के बीच में। पहले तो आप देखो कि कितना समय लग रहा है उसको पकड़ने में, ठीक है, कितना समय लगा पकड़ने में, ताकि जितना समय लगा है पकड़ने में उतना ही समय में तो वो दौड़ेगा ना। बस ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। यानी 5 - 2 = 10, यानी 0 कैंसिल हो गया, यानी 18 × 30
540, यानी समय लगा है 540 सेकंड। 540 सेकंड मतलब समझ रहे हो, 9 मिनट का समय लगा है चोर को पकड़ने के लिए। अब यहाँ इसका मतलब 9 मिनट तक चोर दौड़ता रहा होगा, और वही आपका डिस्टेंस पूछा है, तो मैं इसको हटाता हूँ। 9 मिनट याद रखिएगा। चोर का स्पीड क्या था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुना करोगे, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड तो मैंने लिख रखा मीटर पर सेकंड में। समय कितना लगा था, 9 मिनट। सॉल्व करो, 9 से काटोगे 2 बार में 9 मिनट नहीं ना यार, मिनट सेकंड में करेंगे ना, 540। ठीक है, तो 18 से डायरेक्ट आप काट सकते हो कितने बार में, 30 बार में, यानी 30 करके 9 पचे 45, 45 गुना 30, 1350 मीटर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 1350 मीटर वो चोर और दौड़ चुका था। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपका कंपेयर से क्वेश्चन है, जो कि आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में खूब इस तरीके से कंपेयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पर आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला गया है, 2√3 ग्रेटर देन 3√2। यहाँ पर केवल आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही चीज आपको केवल बताना है। अब चूंकि यहाँ पर देखोगे तो रूट में है, यानी ये क्या है, 2√3 ग्रेटर देन 3√2। आपको बताना है क्या ये सही है या फिर गलत है, यही चीज आपको चेक करना है। अब देखो यहाँ पर क्या √3 है, √2 है। अब आप यहाँ पर हो सकता है कि आप कंफ्यूज होकर, फिलहाल ये तो छोटा नंबर है, आप आसानी से बता सकते हो कि कौन बड़ा होगा या छोटा होगा। मगर सपोज दैट अगर रूट में नंबर बड़ा बड़ा होता तो फिर आप कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इजी करने के लिए हमको इस रूट को पहले बाहर निकालना होता है। अब रूट को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों जगह स्क्वायर कर देते हैं। और याद रखिएगा, आप चाहे स्क्वायर करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे माइनस करो, कुछ भी करो, हमेशा याद रखिएगा दोनों जगह में एक प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, यानी 4 3 12 हो गया। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुना 2 18 हो गया। अब आप मुझे बताओ, अब तो आप बता सकते हो ना कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, क्या 12 बड़ा है 18 से, नहीं, यानी ये गलत है। उसी तरीके से 4√2 ग्रेटर देन 2√8। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, √8 है, बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, यानी ये घुमा फिरा के 4√2 ग्रेटर देन 4√2 दे रखा था क्वेश्चन में। क्या ये दोनों तो बराबर है ना, तो कैसे ये आपको बोल दिया बड़ा है, यानी ये भी गलत ये भी गलत, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको जल्दी से ट्राई करो। 15 नल 4 घंटे में टैंक को 1/4 भाग भर सकते हैं। 9 घंटे और में शेष टैंकों को भरने के लिए कितने और नलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप MDH डायरेक्ट लगा सकते हो। याद रखिए यहाँ पर M है, यहाँ पर आपका वर्क की भी बात कर दी गई। यहाँ पर 1/4 भरा है और बचा आपको भरना है, यानी मैं सिंपली MD1 और H1 का यूज करता हूँ। तो 15 नल 4 घंटे में 1/4 भर रहा है। 1/4 मतलब ये एक भरेगा तो बचा 3 वो भरेगा। उसी तरीके से 9 घंटे में x मान लो नल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको कितना भरना था, 3 भरना था, क्योंकि 1/4 तो पहले से भरा जा चुका है। 1/4 में मतलब ये 1 भर देगा, ये इसको 3 भरना है। अब इसको सॉल्व करो, 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, यानी टोटल आपको 20 नलों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से आपसे पूछा था कितने नल की और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। तो पहले से 15 नल था और यहाँ पर 20, यानी केवल 5 नल की और जरूरत पड़ेगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप 15 + x भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है 4 क्रमिक अभाज्य संख्या जो कि बढ़ते क्रम में है, मैं प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो दी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, बताओ। यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। अब मेरी बात को समझना, 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है जो कि आरोही क्रम में अरेंज किया गया है। आगे क्या बोला, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी इसका आपको मल्टीपल भी दे रखा है, तीनों का कितना 385। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नंबर को देखोगे 385 है। अगर नंबर को आप ब्रेक करके खुद पता चल जाएगा कि नंबर कौन कौन हो सकता है, तो आपको क्या जरूरत है इतना कुछ करने का। डायरेक्ट आप देख सकते हो, अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो कितने बार में कट जाएगा, 7 5 35 और 7 5 35 और 3 5 77। 7 से काटेंगे ये 11, यानी आपको समझ आया। यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर तो मुझे पहले दिख गया, 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11। और कोई नंबर ब्रेक हो रहा है क्या, इसका मतलब ये छोटा नंबर 5 होगा, ये 7 होगा, ये 11 होगा। तो 11 के बाद कौन सा नंबर आता है, 13 आता है कि नहीं आता प्राइम नंबर। वही बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 दे रखा है, यानी इन तीनों का मल्टीपल भी आपको दे रखा है। अब जरूरत ही नहीं है आपको निकालने का। तो दी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर 13 है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो इसको ट्राई करो जल्दी से।
यहाँ पर बोला एक आदमी अपने लागत मूल्य से 5% अधिक पर एक वस्तु को बेचता है। अगर वह इसे द्वारा भुगतान किए मूल्य से 5% कम पर खरीदता और 3 रुपये कम पर बेच देता तो उससे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बताओ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई सामान 100 रुपये का था, उसको वो 105 रुपये में पहले बेचता है। फिर क्या बोला, 5% कम में लेके आता है, यानी वो सामान अब 95 रुपये में ला रहा है और 10% का मुनाफा कमा रहा है। तो 10% का मुनाफा मतलब 9.5 का मुनाफा, यानी 104.5। बात समझ रहे हो। अब आपको यही तो बोला था कि 5% पर कम जब खरीदता है और जब 3 रुपये कम पर बेचता है तब जाके 10% का लाभ हो रहा है, यानी इसका जो डिफरेंस है वही 3 रुपये के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूँ 0.5 आपका 3 रुपये के बराबर है। और आपसे 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे, जीरो चपकाओगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो 5 से काटेंगे 200, तो 200 गुना 3 600, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक इसको भी जल्दी से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला, एक व्यक्ति 110 रुपये में 18 टिकट खरीदता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट की कीमत 10 रुपये और प्रत्येक द्वितीय श्रेणी के टिकट का कीमत 3 रुपये है। अन्य 18 टिकट का मूल्य क्या होगा यदि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के टिकटों का संख्या को आपस में बदल दिया जाता है। तो चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले कोई व्यक्ति है 110 रुपये में 18 टिकट खरीदता है, जिसमें दो टाइप के टिकट है, एक फर्स्ट क्लास का टिकट है, एक सेकंड क्लास का टिकट है। फर्स्ट क्लास का टिकट और सेकंड क्लास का टिकट। फर्स्ट क्लास का टिकट का दाम 10 रुपये पर टिकट है और सेकंड क्लास का टिकट का दाम 3 रुपये करके टिकट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया आपसे कि बताओ टोटल 18 टिकट का दाम क्या होगा जब हम टिकट का संख्या को आपस में बदल दे। सपोज दैट मान लो कि अगर ये 10 रुपये वाला जो टिकट है और जो आपका 10 रुपये वाला जो टिकट है, जो 3 रुपये वाले टिकट है, अब जो 3 रुपये वाले जो टिकट होंगे उसका संख्या कितनी होगी, जो 10 रुपये वाले टिकट की संख्या के बराबर होगी, मतलब उतने होंगे। और जो 10 रुपये वाले जो टिकट होंगे वो आपके जो 3 रुपये का टिकट की जितनी संख्या होगी वो उससे आपका दाम पूछ रहा है। मतलब यही बोल रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के टिकटों की संख्या का आपस में बदल दिया जाए तब टोटल कितना रुपया होगा। तो बस पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लास का टिकट कितना है, सेकंड क्लास का टिकट कितना है। पहले तो सबसे पहले आपको ये निकालना है। अब देखो आप इसको ईजिली आप जैसा चाहो वैसा बना सकते थे। देखो नॉर्मली आप बेसिक से कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि एक्स टिकट आपके फर्स्ट क्लास के टिकट होंगे जिसका दाम 10 रुपये है, और बचे जो टिकट होंगे 18 माइनस एक्स उसका टिकट का दाम 3 होंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई, यही किसके बराबर होगा, 110 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। बट हिट एंड ट्रायल नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप चीज़ को समझ सकते हो कि अगर 10 रुपये का टिकट है और 3 रुपये का टिकट है जिसका कीमत मिलाकर टोटल 110 रुपये हो रहे हैं, तो आप मुझे बताओ 3 का मल्टीपल में ऐसा नंबर हम क्या रखेंगे जिसका यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए। समझो मेरी बात को, यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पता है यहाँ भी 0 है यूनिट डिजिट में, क्योंकि आप जितना भी टिकट खरीदोगे यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर भी हम कितना टिकट खरीदेंगे जो यूनिट डिजिट में 0 होगा, तो कम से कम तो 10 खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि 10 गुना 3 कितना होगा, 30 होगा। अब बचा 10 टिकट अगर यहाँ खरीद लेंगे तो बचा टिकट 8 आप यहाँ खरीदोगे, क्योंकि टोटल टिकट आपके 18 टिकट है। तो ये भी चीज़ आपके दिमाग में चलना चाहिए। यानी 8 गुना 10 80 और 10 गुना 30 30, यानी 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यानी आपको समझ आ गया फर्स्ट क्लास के टिकट की संख्या 8 है और सेकंड क्लास के टिकट की संख्या 10 है। अब उसको आपस में बदल दो। अब ये 10 रुपये वाली टिकट जो आपके जो 10 टिकट है जो 3-3 रुपये वाली है, अब आप इसको कर दो 10 से 10 का गुना, क्योंकि फर्स्ट क्लास के टिकट अब टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 गुना 10 100 रुपये हो गए। और सेकंड क्लास की टिकट की दाम क्या थी, 3 रुपये थी। अब टोटल टिकट कितनी थी फर्स्ट क्लास की, 8 थी, यानी 8 गुना 3 24, यानी 124 रुपये अब होंगे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक क्वेश्चन इसको भी जल्दी ट्राई कर सकते हो। 5 घंटियां जो क्रमश 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड में अंतराल पर बजना प्रारंभ करती है, 36 मिनट में वह घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी यदि हम पहली घंटी को भी गिनते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके पेपर में। हमेशा देख लीजिएगा कि क्या आपको पूछा है। यहाँ पर जैसे कि सिंपली पूछ लिया गया कि पहली घंटी को भी आपको जोड़ के चलना है। अब आपको पता है अगर ये इतने इतने अंतराल पर सभी घंटियां बजती है, तो आप पहले निकाल लो कि सभी घंटियां साथ में कब बजती है, यानी कितने कितने सेकंड में बजती है। तो डायरेक्ट हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 180। 180 मतलब आप समझ सकते हो 3 मिनट, यानी हर 3 मिनट में सभी घंटियां एक साथ बजती है। 36 मिनट में सभी घंटियां अगर आपका 3-3 मिनट में बजती है तो टोटल 36 मिनट में टोटल कितनी घंटियां बजेगी,
12 घंटियाँ बजेगी। तो कई लोग आंसर मार देते हैं 12, मगर ध्यान दीजिएगा आपको पहला घंटी को भी जोड़ रखा था, यानी 12 प्लस 1 13, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये चीज़ हमेशा देख लीजिएगा, वरना हड़बड़ी में गलती हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, मिक्सर का क्वेश्चन है, आप लोग पहले ट्राई कर लो यहाँ पास, वीडियो को पॉज करके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा, यहाँ पर क्या बोला गया था कि मनीष 2 विभिन्न प्रकार का अल्कोहल शराब खरीदता है और पहले मिश्रण में अल्कोहल का पानी का अनुपात 3 और 4 है, दूसरे मिश्रण में 5 और 6 है। यदि वह दोनों दिए गए मिश्रण को मिलाता है और 36 लीटर का तीसरा मिश्रण बनता है जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 4 और 5 है, तीसरा प्रकार को 36 लीटर मिश्रण को बनाने के लिए पहले मिश्रण का आवश्यकता का मात्रा क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप जैसा भी चाहो वैसा बना सकते थे, जैसा भी चाहो का मतलब क्या हुआ, आप एलिगेशन मेथड भी लगा सकते थे या फिर आप बेसिक से भी बना सकते थे, और फिर तीसरा का हो गया एक रेशियो मेथड से भी आप इसको डील कर सकते थे। मुझे लगता है कि रेशियो से आप इसको बहुत आसानी से डील कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, जिसका रेशियो आपको दे रखा 3 और 4, सेकेंड मिक्सचर का भी आपको दे रखा है 5 और 6, और जब आपको मिला के उसका भी रेशियो दे रखा है 4 और 5। अब मेरी बात को समझना, 4 और 5। अब जो तीसरा मिक्सचर जो तैयार हुआ है, टोटल उसकी क्वांटिटी कितनी है, 36 लीटर है। आपसे पूछा गया था कि 36 लीटर का जो मिक्सचर जो तैयार हुआ है, उसमें पहला मिक्सचर था उसका कितना क्वांटिटी था, यही आपसे क्वेश्चन है पूछना चाह रहा है। अब आप समझ चुके हो कि देखो जब 3 और 4 के अनुपात में, 5 और 6 के अनुपात में, क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला गया कि दोनों का वॉल्यूम सेम है या फिर कुछ भी है, सिंपली बोला दोनों को ऐड कर दिया गया, जिसके बाद 4 और 5 के अनुपात में आपके तैयार हुए हैं। तो यहां पर आप भी समझते हो कि देखो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये देखो 4 और 5 के ही अनुपात में तो ये भी है ना, यानी जब 2 से काटोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसमें 2 से गुना कर दोगे, क्योंकि रेशियो को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं 2 से गुना कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 और 5 2 10, यानी ये क्या था, टोटल था 5 3 8 और 6 4 10। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 8 और 10, यानी 8 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो 18 के बराबर होगा। अब यही 18 रेशियो किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू आ गया 2, यही चीज मैं केवल बताना चाहता था, यानी एक रेशियो का वैल्यू आ गया 2। तो आपसे पूछा था पहला मिक्सचर का कितना क्वांटिटी था, तो 4 और 3 7, तो 7 गुना 2 14, यानी 14 लीटर का था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकते थे। एक क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पर देखो टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है और आपसे इतना का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पर आप कैसे कर सकते थे, एक तो आप पी बी इसको मान सकते थे, क्योंकि आपको टेन थीटा का वैल्यू पता है कि क्या होता है, मतलब टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी के बराबर होता है, 3/7 होता है। आप एच का वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये हो गया एक बेसिक तरीका जो आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जब आपको टेन थीटा दे रखा है सिंपली, तो आप तो जानते हो ना कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और यही चीज दे रखा है 3/7। इसका मतलब साइन थीटा 3 हो गया, कॉस थीटा 7 हो गया। डायरेक्ट पुट कर दो क्वेश्चन में, बात खत्म। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, 36 माइनस कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और 49 गुना 3 147, सेम वही है, 36 प्लस 147। अब आप लेस कर दो, तो लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 से 6 जाएगा 1, और 14 से जाएगा 11, यानी 111 माइनस में हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, 7 6 13, 4 3 7 8 और 1 हो जाएगा। अब बस अब सॉल्व कर सकते हो, 3 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 37 बार में कट जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये 61 बार में कट जाएगा, चूंकि माइनस में होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहां पर क्या बोला, एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर होती है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा गया। और मैं बता रहा हूं इस तरीके का क्वेश्चन एएलपी में भर भर के क्वेश्चन आपके, किसी का भी एरिया किसी के साथ इक्वल कर करके क्वेश्चन आपके बहुत बने थे। क्वेश्चन सरफेस एरिया कुछ भी पूछ सकता है आप क्वेश्चन में आपसे, कोई भी मेंसुरेशन में किसी का भी वॉल्यूम सेम कर करके वो कुछ भी पूछा था क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर भी वही चीज है, आपको क्या बोला, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया। मैं सिंपली मानता हूं कि अगर ये स्क्वायर और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर इसका भुजा मैं x मानता हूं और इसका एक साइड को मैं a मानता हूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √2a इक्वल टू x के बराबर। आगे सॉल्व करोगे तो दोनों का रेशियो निकल जाएगा, a बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2।
बोलो क्लियर है। अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, एक सेकेंड, ठीक है, नहीं अभी गलत, अभी बचा ही हुआ है ना, ठीक है, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। आपको तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी तो दे रखा था ना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बताओ एरिया का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 वैल्यू है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा, तो 2 का मतलब भी क्या हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। तो बस क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगा 80, तो 4 से काटोगे 20, यानी 20√3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। हल्का से केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया ऐड करके, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। यहां पर क्या बोला गया था, इसको मैं यहां बनाता हूं, ठीक है, सॉरी इसका जगह तो मैंने दिया ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं पर बनाता हूं। यहां पर क्या लिख बोला गया था कि महेश ने 3 वर्षों के लिए 12.5% का वार्षिक साधारण ब्याज के दर से श्रद्धा से 6,000 रुपए का उधार लिया। उसने इसमें कुछ और राशि जोड़ी और 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर सुनीता को उधार दे दिया। उसने इस प्रक्रिया में 67 रुपए अर्जित किए, तो उसे धनराशि को ज्ञात कीजिए जो महेश द्वारा जोड़ी गई थी। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझ लो, नॉर्मली क्या बोला है, महेश है जो कि श्रद्धा से पैसा लेता है, कितना रुपए लेता है, 6,000 रुपए लेता है, 12.5% के रेट से और 3 साल के लिए साधारण ब्याज के तौर पर लेता है। अब वो क्या करता है, जब 6,000 रुपए जब वो ले लेता है पैसा, उसमें कुछ पैसा ऐड करता है और वो फिर सुनीता को दे देता है, यानी वो पैसा को रोल करके आगे बढ़ा दिया सुनीता को। सुनीता को 10% के रेट से 3 साल के लिए दिया पैसा। तो वही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जब वो ऐसा करता है, यहां से पैसा उठाता है, दूसरी जगह पैसा दे देता है, कुछ पैसा ऐड करके, तो उसको इस प्रोसेस में 67 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 67 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। आपसे वही पूछ रहा है कि बताओ वो कितने रुपए ऐड किया था, ठीक है, कितने रुपए ऐड किया था, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप मेरी बात को समझ चुके हो, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले, अगर 12.5% का रेट से अगर पैसा लिया है 3 साल के लिए, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, 37.5%। राशि कितना था, 6,000 था, यानी 37.5% निकाल लो, यानी मैं कह सकता हूँ 60 हो गया यहाँ पास। समझो मेरी बात को, मैं पहले निकाल लेता हूँ कि वो इंटरेस्ट उसको मिल पहले कितना रहा वहां से, क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस में उसको 67 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले क्योंकि वो जिससे पैसा लिया तो उसको देगा भी तो ना उतना, यानी 37.5 इंटू 60, जीरो हटाओगे तो ये भी हट जाएगा, यानी 375 गुना 2 मेरा कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, यानी 750। तो यहाँ पर आपका क्या, इसको डबल करेंगे तो इसको आधा करेंगे, यानी 7 या 21 और 21 और यानी 2250 हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, टोटल 2250 रुपए उसको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, किससे, जो श्रद्धा थी वो उससे ले रही है, क्या, क्योंकि महेश पैसा लिया है ना श्रद्धा से, तो वो पैसा उसको 2250 लौटाएगा भी। अब आप समझ चुके हो, ये याद रखना, 2250 रुपए, 2250 रुपए उसको देने हैं, समझना मेरी बात को, 2250 रुपए वो क्या करता है, वो श्रद्धा को देगा, क्योंकि वो किससे पैसा कमा रहा था, सुनीता से पैसा कमा रहा था। टोटल उसको प्रोसेस में कितना लाभ होता है, 67 रुपीज लाभ होता है। तो इसका मतलब जब मैं ये इस 67 को अगर मैं 2,250 रुपए में अगर मैं जोड़ दूं, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वही इंटरेस्ट सुनीता दे रही होगी, किसको, महेश को, और महेश फिर क्या कर रहा है, उसमें से 2250 रुपए निकाल के श्रद्धा को दे दे रहा, बचा 67 रुपए उसका प्रॉफिट हो रहा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो बस हो तो गया, बस यही 67 को आप यहाँ पर जोड़ दो, यानी ये क्या आ गया, 2317। क्योंकि इतना रुपया तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, ये तो उतना पैसा 6,000 रुपये का लिया था, अब उसको वो वापस कर रहा है कितना रुपये में, 67 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी घुमा फिरा के जो आपका क्या नाम था, जो सुनीता थी वो 2317 रुपये दे रही है टोटल। अब आपको पता है, मैं इसको हटाता हूँ, 2317 याद रखिएगा, 2317। अब आप सपोज दैट आप समझ सकते हो कि अगर वो x रुपए सुनीता को दे रहा है, कितने रुपए से, 10% से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 30.1%, यानी यही तो किसके बराबर होगा, यही तो होगा 2317 के बराबर होगा कि नहीं होगा। बस
सॉल्व करो, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो और लग जाएगा। 331 से कितने बार में कट जा रहा, 7 बार में कट जा रहा, यानी 7 गुना यहाँ पर 1000 यानी 7000 हो गया। यानी वो सुनीता को 7000 रुपए दे रहा है 7000 में, जबकि 6000 किसका है, श्रद्धा का है, यानी 1000 वो खुद से ऐड किया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला, 25,550 को ए बी सी के बीच में विभाजित किया जाता है। यदि उनके हिस्से क्रमश 105, 70 और 175 रुपये कम हो जाए तो शेष 3, 4, 5 के अनुपात में होगा। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। अब सिंपली ये टोटल है आपके शेयर, जिसमें से बोल रहा है कि जब तीनों में से इतने इतने रुपए कम कर दे तो उन लोगों के बीच में इस रेशियो में पैसे मिलेंगे। फिर तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, ये जो पैसा टोटल है मैं इसको पहले ही टोटल में से लेस कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 105 यानी 175 यहाँ हो गया और 175 यहाँ हो गया, यानी कितना हो गया, 350 हो गया। यानी 350 को आप पहले ही लेस कर दो 25,550 में से, यानी कितना बच जाएगा, 25,200 बच जाएगा। यानी यही अनुपात आपको दे रखा था 3, 4, 5 के अनुपात में। तो 3, 4, 5 के अनुपात में अगर जब दे रखा है तो इसका मतलब 5, 4, 9, 9, 3, 12, यानी 12 रेशियो 25,200 के बराबर है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12, 2, 24 और 1 यानी 2100 के बराबर होगा। आपसे बी का शेयर पूछा गया था, यानी 4 रेशियो, तो 12, एक रेशियो का वैल्यू हो रहा है 2100, तो 4 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8400 रुपए हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा ये आंसर नहीं होगा। आपसे बी का शेयर पूछा था और बी का शेयर में 70 रुपए कम भी हुआ था। अब इस 70 रुपए को और ऐड कर दो तो बस 8470 होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके का क्वेश्चन में कभी ऐड होता है या फिर कभी लेस होता है। चलो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और इस बार मैंने आपको ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, इस बार 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।